निर्देशन अनुक्रिया विधि। इस विधि में अध्यापक स्पष्ट रूप से निर्देश देते हैं कि जो प्रदर्शन के पूर्व, उपरांत या साथ साथ होता है वो सारे के बारे में डायरेक्ट करते हैं, डिक्टेट करते हैं या निर्देश देते हैं। और उसके सर बाद स्लाइड शो नहीं हो रही। जिस प्रकार से शिक्षक निर्देश देंगे उसके अनुसार, जो कि प्रदर्शन के पूर्व, उपरांत या साथ साथ होता है, और सब छात्र उनके अनुसार उनके निर्देश को अनुक्रिया करते हैं यानी पालन करते हैं। छात्रों पर इसमें बहुत ध्यान दिया जाता है और प्रस्तुत क्रिया की विषय वस्तु होती है उस पर काफ़ी फोकस की जाती है, बल दिया जाता है। यह विधि औपचारिक प्रधान होती है। इस विधि के साथ सूचना कार्य होना अधिक श्रेयस्कर होता है, जबकि छात्र के जो परफॉर्मेंस होती है, जो निष्पादन होती है, उसमें क्या विषमता होती है, क्योंकि हर छात्र एक तरह से परफॉर्म नहीं करता। तो क्या होगा, इसमें अलग अलग हो सकते हैं। छात्रों के समस्याओं पर ध्यान देने के हम इसमें जो अध्यापक महोदय होंगे वो छात्रों के समस्या पर ध्यान देने के बाद इस विधि से काफ़ी अच्छा लाभ हो सकता है, क्योंकि इससे सीखने की प्रक्रिया काफ़ी अच्छी होती है। मतलब बच्चे बहुत अच्छे सीख लेते हैं इससे, जब इस प्रक्रिया पे अच्छे से हम जब वर्क करते हैं। फिर आती है आपका वैयक्तिक निर्देशन विधि। इस विधि में वैयक्तिक निर्देशन विधि में क्या होती है, यह विधि इस प्रिंसिपल्स पर यानी इस सिद्धांत पर आधारित है कि सीखना एक अत्यंत एक वैयक्तिक स्वरूप होता है, क्योंकि हर कोई अलग अलग तरह से सीखता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जैसे मान लो कि मैं एक एग्जांपल देखो, न्यूटन ने खाली सीख लिया कि ऊपर से अगर सेब ऊपर से गिर रही है तो नीचे ही क्यों गिरा, इससे उन्होंने ग्रेविटेशन का खोज कर लिया, उन्होंने सीख लिया। तो हर कोई तो नहीं कर सकता, नहीं किया। उसके पहले तो चीज़ें लोग देखते ही हैं नीचे गिरते हुए। तो इस तरह से क्या हुआ, ये पूरा वैयक्तिक स्वरूप होता है। इस विधि में प्रयास किया जाता है कि समूहों का ढांचा बनाए रखते हुए विविध माध्यम द्वारा वैयक्तिक भेद का ध्यान रखा जाए, कि बच्चे का लेवल को भी देखा जाए। इसके बाद आती है आपका ग्रुप डिस्कशन यानी समूह चर्चा विधि। यह एक शैक्षणिक तकनीक होती है जो मूलतः किसी समस्या का हल ढूंढने के लिए अपनाई जाती है। इस विधि का वैयक्तिक और सामूहिक दोनों ही मूल्य होती है, क्योंकि इसमें ग्रुप डिस्कशन होती है, वाद विवाद भी हो सकती है, समूह चर्चा होती है इसमें। ये विधि व्यक्ति को अपने जो उसके सामने जो होते हैं वो अपने को दूसरे के समक्ष अभिव्यक्त करने में, अन्य लोगों के प्रति सहनशील बनाने में और समस्या पर विवेकपूर्ण चिंतन करने की योग्यता में सुधार लाने में काफ़ी हेल्प करता है, बहुत सहायता करता है। परिचर्या विधि की प्रभावशीलता जितना उसको जो इफेक्टिव होती है, इफेक्टिवनेस जिसे हम कहते हैं, परिचर्चा विधि की प्रभावशीलता नेता की परिचर्चा के करवाने की जो योग्यता पर निर्भर करती है। जो नेतृत्व करते हैं, नेता का मतलब जो नेतृत्व, यहाँ पे जो नेतृत्व करते हैं, छात्रों में सहभाग और नेतृत्व की दक्षता को डेवलप करने के लिए, विकसित करने के लिए या विकसित होने तक अध्यापक को नेतृत्व, उनका जो डायरेक्शन उनको देते रहना चाहिए, तो उनका नेतृत्व का कार्य करते रहना चाहिए। छात्रों में सहभाग और नेतृत्व की दक्षता विकसित होने तक यह काम करते रहना चाहिए। फिर आपका आता है निर्देशित अभ्यास विधि। इसमें क्या होती है, आपका चुने हुए यौगिक अभ्यासों के अतिरिक्त नियत कार्य यानी जो असाइनमेंट होती है उसको विद्यालय के समय उपरांत कराने से छात्रों के कौशल और दक्षता का स्तर क्या होती है, सुधरता है। शीर्षासन, उद्यान, कपालभाति, शुद्धि क्रिया, नौली जैसे अभ्यासों के आवश्यक प्रस्तुतिकरण जब हम करते हैं, इनके सहित कक्षा में जब हम कराते हैं, तो कक्षा में कराने से और कक्षा के बाहर अभ्यास कराने से उनमें क्या होती है, दक्षता यानी कैपेबिलिटी अच्छे से डेवलप हो जाती है। छात्रों को कक्षा के बाहर अभ्यास करने में प्रोत्साहित करना चाहिए और बाद में अध्यापक द्वारा उनके जांच कराकर छात्रों को और अधिक अभ्यासार्थ अतिरिक्त सुझाव देने चाहिए कि क्या इसके और अच्छा कैसे हो सकता है।
यह एक स्पष्ट ही है कि इस विधि की सफलता छात्रों की प्रेरणा और उनके अध्यापक से रिश्ता कैसे है इस पर भी ये डिपेंड करता है, क्योंकि अगर अध्यापक से रिश्ता अगर अच्छे नहीं होंगे तो भी बच्चे बहुत अच्छे सीख पाएंगे, ये मुश्किल होता है। इसलिए क्या होती है, अध्यापक से रिश्ता और सौहार्द यानी आपको उनके जो रैपोर्ट कहते हैं उस पर भी डिपेंड करता है। फिर आपको होता है परियोजना विधि। परियोजना विधि में क्या होती है, इस विधि का उद्देश्य क्या होता है कि छात्रों द्वारा कक्षा में जो भी सीखे होते हैं वो सीखी हुई बातों को क्रियान्वित करने के लिए वो समर्थ होते हैं। जैसे आपने नेचुरोपैथी में आपने सीखा कि मिट्टी पट्टी कैसे लगाते हैं, तो फिर इसका क्या करोगे, आप इसको क्रियान्वित करोगे तभी आप सीख पाओगे। इस विधि का उद्देश्य छात्रों द्वारा कक्षा में सीखी हुई बातों को क्रियान्वित करने में समर्थ बनाना होता है। इससे छात्रों को संबंधित सूचनाएं ग्रहण करने में सहायता मतलब मिलती है या सहायता मिल सकती है। जब निर्धारित समयावधि कम हो तब सीखे हुए अभ्यास को पुस्तिका बनाना, विभिन्न स्रोतों से उससे संबंधित साहित्य को एकत्र करना, यौगिक अभ्यासों के मॉडल्स यानी प्रतिकृतियाँ बनाना, जैसे आपने शीर्षासन का बना लिया या भुजंगासन का बना लिया इस तरह के, और उनको शो करना यानी उसको प्रदर्शित करना, तथा संगोष्ठियों, सम्मेलनों, प्रतियोगिताओं का योजनाबद्ध यानी कि एक प्लानिंग के साथ निरीक्षण, विख्यात योग केंद्रों को देखने जाना इत्यादि कार्य क्या होती है, ये कार्य अध्यापन को अत्यंत महत्वपूर्ण क्या करते हैं, महत्वपूर्ण बनाने में हेल्प करते हैं यानी कि सहायता प्रदान करते हैं। जैसे मान लो कि जहाँ पे जिस जगह पर अच्छे जो फेमस है योग के लिए, वहाँ अगर जाके आप देखते हो सीखते हो तो आपको एक बहुत अच्छा सा रिदम मिलती है, बैकअप मिलती है, आपको एक उत्साह मिलती है। फिर आती है आपका प्रदर्शन विधि। यह विधि स्पर्धा रहित है तथा कौशल एवं आकृति पर बल देते हुए कार्यान्वित की जाती है। प्रदर्शनों का अपना खुद का एक मूल्य होता है। जैसे मान लो कि आप अगर किसी चीज़ का, जैसा नहीं होता क्लास में जब आप एमए करते हो या कोई डिप्लोमा करते हो तो क्या होता है कि सबको अपना अपना एक प्रेजेंटेशन देना होता है। अगर आप पीएचडी भी करोगे तो आपको देने होते हैं। ये क्या होती है, आपके वैल्यू का, प्रदर्शन का अपना मूल्य होता है, और अच्छी प्रकार निर्देशित किए जाने पर वे दर्शक और छात्रों के लिए, दोनों के लिए क्या होती है, उपयोगी होते हैं। ये विधि कक्षा में अध्यापन गठन को समझाते हुए अंत में सार्वजनिक प्रदर्शन करने मात्र से, जब वो सबके लिए जो करते हैं कॉमन पर्सन के लिए, अंत में सार्वजनिक प्रदर्शन करने मात्र के हेतु से ही वो क्या होती है, प्रयुक्त होती है। कक्षा के उपयोग की दृष्टि से कि कक्षा के लिए कौन सी चीज़ कितने ज़्यादा वैल्यूएबल है, कक्षा के उपयोग की दृष्टि से एक तकनीक के रूप में इस विधि में कुछ दोष भी होते हैं। इससे सीखना क्या होती है, सीमित हो जाती है। मतलब एक लिमिटेड चीज़ को आप सीख पाते हो क्योंकि आप इसमें प्रदर्शन आप करते हो। नए कौशल को उत्पन्न करने, जो नया कुछ चीज़ का अगर आपने सीख रहे हैं आप, तो नए कौशल को उत्पन्न करने की ये एक अपेक्षा, जो उसका एक्सपेक्टेशन जिसे हम कहते हैं अपेक्षा, ये विधि छात्रों में जो गुण होते हैं, जो उनके अंदर जो टैलेंट ऑलरेडी जो मौजूद है, उनका ही वो उपयोग करता है। क्योंकि वो अपने आप का प्रदर्शन कर रहे हैं तो किसका करेंगे, जो वो पहले से जानते होंगे। तो इसलिए क्या होता है, वो नए चीज़ों को लाते नहीं है, जो उनके अंदर पहले से गुण है उसका ही उपयोग करते हैं। फिर भी ये देखा जाता है कि एक उत्तम समूह विधि में कुछ आपका अच्छी चीज़ें आपको मिलती है, एक आपको समूह विधि के रूप में वो उपयुक्त होती है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि उत्तम विधियों के जो बेहतर जो आपका जो मेथड होते हैं, उत्तम विधियों के चयन के हेतु कोई एक सूत्र नहीं है कि कहाँ पर हम इसको कौन सा चयन करेंगे। समय, स्थान और सामग्री जैसे उपलब्ध बातों पर ये डिपेंड करता है। अब जैसे मान लो कहीं पर अगर नेटवर्क नहीं हो तो वहाँ कितनी अच्छी चीज़ें हो, आप वहाँ पे इंटरनेट अगर नहीं होगा तो आप ऑनलाइन क्लास नहीं कर पाओगे। तो क्या हुआ, ये आपका क्या क्या चीज़ उपलब्ध है। अगर आपके पास स्थान न हो, आपको बहुत अच्छा आता है, लेकिन अगर आपके पास जगह न हो तो आप आसान इत्यादि का प्रैक्टिस नहीं करा पाओगे। ये सब चीज़ें क्या है, समय, स्थान और सामग्री जैसे उपलब्ध बातों पर भी डिपेंड करता है
कि कौन सी मेथड आपको कहाँ पे अप्लाई करनी है। अध्यापक में किसी विशिष्ट विधि का उपयोग कर उसे विद्यमान परिस्थिति में, उस समय जो करंट जो आपका जो सिनेरियो होती है परिस्थिति में उपयोग करने का कौशल क्या होती है, उनको बहुत अच्छे से आना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर उनको नहीं आएगा तो बच्चे तक वो ट्रांसफ़र नहीं होगा, जिससे कि क्योंकि उनको अगर बहुत अच्छे से आएगा तो छात्र उसको एक सही ओरिएंटेशन में प्राप्त कर पाएंगे और उस तकनीक की जानकारी और विधि को समझ पाएंगे। जैसे मान लो कि अध्यापक महोदय को अगर ये पता है कि डिजी लॉकर क्या होता है तो अच्छे से उस तकनीक को समझा देंगे कि डिजी लॉकर एक ऐसा, आपका गवर्नमेंट ने आपको एक ऑप्शन दिए हैं कि आपको अपने जितने भी डिग्री वगैरह है उसका हार्ड कॉपी लेकर घूमना नहीं है, आप डिजिटल लॉकर यानी डिजी लॉकर में रख दो, आप अपलोड कर दो और उस जगह से आप इसको ले सकते हो। वो मान्य है हर जगह के लिए। तो फ़ायदा क्या है उसके लिए कि आपको जगह जगह आपको लेके ढूंढना नहीं पड़ेगा, आप खाली आप अपने मोबाइल पे खाली उसको आईडी पासवर्ड से खोल के कहीं भी आप उसे जमा कर सकते हो, जिससे उसको डिस्ट्रॉय होने का जगह ज़्यादा खतरा नहीं रहता है और बहुत से सुविधा आपका हेल्प मिल जाती है। लेकिन अगर अध्यापक महोदय को जितने अच्छे से इसकी जानकारी होगी उतने ही क्या है बच्चों को ये बात उनको करके दिखा सकते हैं, बता सकते हैं, नहीं तो फिर क्या होगा बच्चे तक वो जानकारी ठीक से जाएगी नहीं। इसलिए ये मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, इसी प्रकार से बाकी सब चीज़ें भी। तो हमने क्या देखा कि जो तकनीक है उनकी जानकारी, उनकी विधि इत्यादि उनको समझा सके बच्चों को और उसको उद्देश्य को समझ सके। या आप ऐसे कह सकते हो कि दूसरे शब्दों में विधि को सदा साधन समझे न कि लक्ष्य। विधि को एक साधन समझते हैं न कि लक्ष्य। विधि से व्यक्तिक भेद का ध्यान रखकर छात्रों में सृजनशीलता और उसके अंदर जो एक फ्रीडम मैंने एक स्वतंत्र रूप से सोचने को क्या करते हो, प्रोत्साहन करते हैं। क्योंकि अगर स्वतंत्र रूप से अगर नहीं सोचोगे तो आप नए डिस्कवरी कैसे करोगे। तो इसका ये मिलना चाहिए। जैसे कि आपको इजराइल और कई ऐसे देश हैं जहाँ पर इतनी अच्छी फैसिलिटी मिलती है, कई ऐसे मतलब विदेश में ऐसे देश है, हमारे देश में भी बहुत से आपका अपॉर्चुनिटी मिल रही है इस समय, हमारी सरकार भी बहुत कुछ कर रही है कि कई जगह ऐसे होते हैं कि आपको अगर कोई आइडिया अगर है तो उस आइडिया को मतलब आप भले आप स्कूल के बच्चे ही क्यों ना हो या आपका कुछ आप नए चीज़ों को करने के लिए आप एक स्टार्टअप आप शुरू कर रहे हो तो आपका कंसेप्ट को हमारे एक्सपर्ट के पास लाओ, सरकार कहती है। तो अगर एक्सपर्ट उनको अप्रूव कर देंगे तो गवर्नमेंट पैसा देगी गवर्नमेंट। अगर वो फेल हो गया, सफल नहीं हुआ, हमारे देश में नहीं है ये विदेश में कुछ जगह पे है, मतलब बाहरी देश में कुछ है कुछ जगह पे, कि अगर वो सफल होता है तब तो आपके उसमें जितना पैसा सरकार ने लगाया है उसमें से सिर्फ बहुत थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट आपको देने पड़ेंगे अगर वो सफल हो जाता है, क्योंकि आप उसे अर्निंग भी करते हो। तो अर्निंग करते हो तो उसमें आपको पैसा मिलता है आपको, तो थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट खाली गवर्नमेंट को देना पड़ता है। और अगर ये असफल होता है, कुछ आपका मतलब जो मिलना था वो नहीं मिला, कोई बात नहीं है, आपसे कुछ जो पैसा सरकार ने दिया था आपको उसको आपको सरकार को वापस नहीं करनी है, ना ही आपको कोई इंटरेस्ट देना है, आप अपने दोबारा काम करो उस पर। तो इससे क्या होता है कि बच्चे जो काम कर रहे थे उनको प्रोत्साहन मिलती है कि कोई बात नहीं, हमारे साथ सरकार गवर्नमेंट हमारे पास साथ है। और उससे वैसे देशों में बहुत ज़्यादा तरक्की हो रही है क्योंकि एक्सपर्ट तो उसको पहले अप्रूव कर चुके होते हैं, तो एक्सपर्ट पर भी आती है कि आपने कैसे अप्रूव किया, अगर ज़्यादा अगर असफल होता है तो ऐसा क्या होता है कि बच्चों को एक आपको उत्साह मिलती है। और ऐसे हमारे देश में भी बहुत से ऐसे स्कीम है, जैसे जैसे आप आगे जाओगे आप भी जानोगे। जैसे आप देखो कि हमारे जो सैटेलाइट जो आपका जो इसरो जो काम कर रही है, कभी सफल होती है, कभी हम सफल नहीं भी होते हैं, लेकिन हमें इतना उत्साह मिलती है हमारे सरकार से और सब जगह से कि हम देखो चंद्रयान 3 को हम कितने अच्छे से हमने लॉन्च किया, हमारे वैज्ञानिकों ने इसको उस पर काम करके लॉन्च किया। कभी कभी असफल हो जाए तो क्या होगा, कोई हमें सरकार ने इतना प्रमोट किया ना उनको ज़्यादा उनके साथ खड़े रहे हमेशा। इस तरह से क्या हुआ, बच्चों भी जब ऐसा करते तो उनका वो आगे निकलते। इसलिए क्या चाहिए उनको स्वतंत्र रूप से सोचने की प्रोत्साहन मिलना चाहिए। जैसे इंडिया के पास वो कैपेबिलिटी है कि
स्पेस स्टेशन बना सके। अगर सरकार की परमिशन मिलेगी और हम आगे जाएंगे तो हो सकता है कि हम आगे जाके स्पेस स्टेशन पर भी हम काम करें। तो इस तरह से इसलिए बताया गया कि स्वतंत्र रूप से सोचने को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। योग में अध्यापन विधि एक आपका कैसा होना चाहिए, ये चयनक्षम होना चाहिए और विविध विधियों की महत्वपूर्ण गुणों का उपयोग करने वाली होना चाहिए। ये आप इसको याद रखेंगे, अगर एग्जाम में इनमें से कुछ आता है तो आप इसमें बताएंगे। विधि को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या होती है, बहुत महत्वपूर्ण है कि विधि को प्रभावित करने वाले जो फैक्टर्स होते हैं वो घटक क्या होती है, और कारक करने वाले घटक के बारे में। किसी विशिष्ट विधि या विधियों के संयोग को यानी कि कॉम्बिनेशन के चयन में कुछ कारक इस तरह होते हैं। एक होती है विषय वस्तु। विषय वस्तु क्या है, इसका जानना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमने देखा ही कि अध्यापन विधि विषय के रूप में आपके अध्यापन क्या होती है, विधि विषय के स्वरूप पर निर्भर करती है। व्यावहारिक के विषय के लिए, सैद्धांतिक विषय की अध्यापन के लिए ये एक व्यावहारिक जो आपका प्रैक्टिकल जो या आपका जो प्रायोगिक होती है, जो व्यावहारिक होती है, उसके जो आपका हम जो जिस तरह से हम इसको अध्ययन करते हैं, सैद्धांतिक विषय के अध्यापन से वो भिन्न विधि उसको वो हमें लेने पड़ते हैं, वो उससे भिन्न होती है। सैद्धांतिक में क्या होती है हमने बता दिया, थियोरी खाली बता दिया, ऐसा होता है। आपने खाली जैसे आपने नेचुरोपैथी का आपने पढ़ाई किया, अध्ययन किया, आपसे कहा गया कि देखो पंच तत्व होती है, पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश। अब इससे हम ऐसा करते हैं, इस तरह से हम इसको ट्रीटमेंट करते हैं। तो आपने क्लास में बैठ करके आपने उसका सैद्धांतिक बता दिया, लेकिन कैसे आपको मट्टी पट्टी कैसे बनाएंगे उसके लिए आपको पूरा बताया जाएगा कि 3 फीट गहरी गड्ढा खोदते हैं, उसके बाद उससे हम मट्टी निकालते हैं, फिर इस मट्टी को सुखाते हैं, उसको पहले हम मतलब उसको पाउडर टाइप का बनाते हैं, फिर उसको सुखाते हैं उसको, फिर उसको हम चलनी से चालते हैं ताकि कंकर उससे अलग हो जाए। इसके पूरा प्रोसेस हम उसको करके दिखाते हैं। उसके बाद हम कैसे मतलब एक कॉटन के कपड़े में हम इसको लपेटते हैं, फिर पेट में या अगर हमें पेट की अगर मिट्टी पट्टी देनी होती है तो कहाँ रखते हैं और कितने समय तक रखते हैं, किस तरह से वो भूमि तत्व मतलब मट्टी जो है जो भूमि तत्व होती है, तो कैसे उसमें मिट्टी में हीलिंग कैपेसिटी होती है, तो कैसे बॉडी को टॉक्सिन को बाहर निकालती है। ये सारा चीज़ क्या होती है, आपका एक थ्योरी बता दिया। ये तो मैंने भी आपको बता दिया, लेकिन अगर आपको सीखने के लिए बहुत अच्छे से करने होंगे तो क्या करने होंगे, किसी पेशेंट के साथ वर्क करने पड़ेंगे, किसी को देने पड़ेंगे, इसके प्रैक्टिकली करने पड़ेंगे, तो उसका मेथड क्या अलग हो जाएगा। आपको वहाँ जाने पड़ेंगे, सेंटर में जाके आपको खुद से करने पड़ेंगे। यहाँ तक कि विभिन्न व्यावहारिक विषयों की विधियाँ भी क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। हम जानते हैं कि शारीरिक शिक्षा के कौशल के अध्यापन हेतु जो प्रयुक्त विधियाँ होती है, जो प्रयुक्त यौगिक अभ्यास की विधियों के अधिक निकट होती है, क्योंकि दोनों की जो विषय वस्तु में क्या होती है, काफ़ी समानताएं होती है। इसके बाद आती है आपका पहले की जो पृष्ठभूमि होती है, पहले की पृष्ठभूमि और छात्रों का जो एक्सपीरियंस होती है, जो अनुभव होता है। छात्रों के पहले का जो यानी कि पूर्व अनुभव के अनुसार अध्यापन विधि में क्या होती है, भेद हो जाती है। जिन्होंने मूलभूत कौशलों पर अधिकार प्राप्त नहीं किया है उन्हें क्या कहते हैं, उनको प्रोग्रेसिव कहते हैं, यानी कि क्रमिक कहते हैं। तो उनको आप उनको जैसे मान लो किसी का बेस ही नहीं पता, मान लो किसी को अगर पंच तत्व होता क्या है यही नहीं पता, पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश क्या होता है, इसके जो पंच तत्व, ये पंच महाभूत क्या होता है यही नहीं पता। उसके अगर हम बोलेंगे कि ये प्राकृतिक चिकित्सा में हम इसको उपयोग करते हैं, तो प्रकृति में तो हमें मिलती है चीज़ें, लेकिन अगर उसको यही नहीं पता कि पंच महाभूत क्या होती है, ये पंच तत्व क्या होती है, तो वो समझ ही नहीं पाएगा, सीख ही नहीं पाएगा। इसीलिए बोलते हैं कि जिन्होंने मूलभूत कौशलों पर अधिकार प्राप्त नहीं किया है उनको प्रोग्रेसिव आपका कौशल जो है नहीं सिखाया जा सकते, क्योंकि उनको वो उसको कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। सिखाए जाने वाले कौशलों में छात्रों के पहले का जो अनुभव की जानकारी लेकर ही अध्यापक समय और शक्ति की बचत कर सकता है। इसलिए एक इंट्रो लेते हैं कि कौन किस ब्रांच से आया हुआ है। अगर हमको पता होता है कि जैसे मान लो कि अगर हम यूजीसी नेट का अगर हमको फर्स्ट पेपर करानी है, तो हम ये ओवरव्यू लेते हैं कि भाई कि आप लोगों में से कितने लोगों का मैथ था,
अगर मैथ के बच्चे ज़्यादा होंगे तो क्या होगा, हमें एक आइडिया रहेगा कि इनके बेसिक कंसेप्ट आते हैं। अगर नहीं होंगे तो मुझे क्या करने पड़ेंगे, सारा इसका जो बेसिक कंसेप्ट जो होती है हमें बताने पड़ेंगे। वैसे ही अगर हम ये जान लेते हैं कि आपके किनका साइंस का बैकग्राउंड है, अगर मुझे ये पता चलता है कि मैक्सिमम लोगों का इसमें साइंस का बैकग्राउंड है, तो फिर जो साइंस के संबंधित जो कंटेंट होती है उसको समझाना आसान हो जाता है। तो इसलिए क्या होती है कि उस समय हमारे जो सिखाने वाले की समय भी बचेगा और शक्ति भी बच जाएगा। कम टाइम में ज़्यादा कुछ बता पाएंगे जब आपको उनको सारे बेसिक चीज़ें पता होगा कि उस जानकारी का पता होगा कि बच्चों को क्या क्या आता है, कौन किस बैकग्राउंड से है। फिर आते हैं अध्यापक के बारे में, इनके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। अध्यापक विधि की दक्षता, उसको प्रयुक्त करने वाले जो जिस भी मेथड से कुछ अगर आपको कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो उनको कितनी कैपेबिलिटी है, कितनी उनमें कमांड है, उनकी दक्षता कितनी है, उसको प्रयुक्त करने वाले अध्यापक पर डिपेंड करता है। विधि स्वयं में ना तो कोई अच्छी होती ना बुरी, डिपेंड करता है कि विधि को हम कैसे अप्लाई करते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। जो व्याख्यान विधि है, व्याख्यान विधि का आप में से कोई कह सकता है कि व्याख्यान विधि के सबसे ज्यादा ड्रॉबैक क्या होता है? बताओ, सोच के बताओ। आप लोग सब सामने किए ही अपने कॉलेज वगैरह में। व्याख्यान विधि का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या होता है? सबसे बड़ा ड्रॉबैक, हाँ जी बोलो। सर मतलब पार्टिसिपेशन जो होता है बच्चों का वो कम होता है, टीचर का ज्यादा ही रहता है, वन वे मतलब इंटरेक्शन होता है। नहीं वो तो है, मैं खाली ये पूछ रहा हूँ कि व्याख्यान विधि के सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या होता है, कमी क्या होता है? टाइम टेकिंग। हाँ, टाइम टेकिंग तो है। सबसे बड़ी आपका कमी में ये आता है कि अगर अध्यापक किसी चीज़ को पहले से नोट्स बना के लाए हैं और उसको खाली रीडिंग करते रहे, या किसी की बुक से खाली रीड कर रहे हैं, उनका अपना खुद का इन्वॉल्वमेंट अगर नहीं होता है तो क्या होती है, वो एकदम मतलब ज़्यादा आपको कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। एक तो बात पहले से आती है कि अगर बुक ही रीडिंग करनी है तो हम खुद ही कर सकते हैं, ये बात अक्सर आ जाती है माइंड पे। तो उससे क्या होती है, आपका जो सीखने की जो प्रवृत्ति है वो क्या होती है, आपको उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं हो पाती, क्योंकि आपको लगता है कि हमें कुछ नया क्या मिल रही है। हमें तो कुछ नया तो नहीं मिल रही है, हमें तो वही चीज़ है जो बुक तो मेरे पास भी है, ऐसा लगता है कभी कभी। या अगर मान लो कि किसी जगह का लिखा हुआ है और अगर उसी को खाली रीड कर दिया जाए तो वो ज़्यादा प्रोडक्टिव हो नहीं पाती। तो उस समय हमें क्या लगता है, ये हमें नोट्स अगर कैसे मिल जाए हम खुद पढ़ लेंगे, ये ऐसा माइंड पे आ जाता है। इसलिए व्याख्यान विधि को रुचिकर करने के लिए क्या करना चाहिए, जो अध्यापक होते हैं, कंटेंट आप वही लोगे, टॉपिक आप वही लोगे, लेकिन उसको समझाते समय उसको एक्सप्लेन करते समय अपने चीज़ों को, जो अपने जो अनुभव है उसका संबंधित जो एग्जाम्पल्स है, जो कहीं मतलब किसी बुक में नहीं लिखा होता है, जो उस समय खुद क्रिएट करते हैं, और उसके ज़रिए जब आप बोलते हो तो बच्चे क्या होते हैं, उसको जुड़ जाते। जैसे हम उस दिन बात कर रहे थे कि खाली अगर आपको आत्मा परमात्मा के बारे में बात करें तो बहुत से बुक में लिखी हुई है, आप भी बहुत बार सुने हो, तो हो सकता है आप कनेक्ट कर पाओ, हो सकता है कि आप ना कनेक्ट ना कर पाओ। लेकिन अगर जैसे हम प्रकाश के तरंग की बात कर रहे थे कि प्रकाश है जब सूरज से चलती है उस समय वो आपका वेव नेचर होती है, क्योंकि अगर मास होगा तो जल जाएगा वो, तो आपके लिए नई चीज़ थी। जब वो पानी के अंदर जाता है तो बेंट हो जाता है, मतलब वो मास नेचर है, तो आपको नई चीज़ सीखने को मिल रही है एग्जाम्पल के जरिए ही है। तो उस समय क्या करते हो, आप उसमें से कनेक्ट हो जाते हो। भले ही वो व्याख्यान विधि है, भले ही ये चीज़ें आपका बहुत बड़ी संख्या में, अगर मान लो कि यही अगर यहाँ पे अगर ऐसा होता कि ये अगर यूनिवर्सिटी का अगर क्लास होता और अगर बहुत से बच्चे होते तो भी उनके लिए उतना ही नया चीज़ होता जितना कि वो खुद करके जैसे सीखते हैं। तो ये व्याख्यान विधि के जो है आपका ड्रॉबैक है, और इस ड्रॉबैक को हमें जो फर्स्ट पेपर में जो आप पढ़ोगे, टीचिंग मेथड पढ़ोगे, उसमें आप बहुत विस्तार से पढ़ोगे। इसमें यही कंटेंट आपको सिखाई जाती है कि व्याख्यान विधि को रुचिकर कैसे करते हैं। इस तरह के अपना खुद का इस यहाँ पे आती है टीचर का, जो हम नहीं बोलते हैं कि शिक्षण एक विज्ञान भी है, एक कला भी है। ये आपका कला है, आर्ट है कि कैसे किस तरह के एग्जाम्पल को आप क्रिएट करो, कैसे कैसे चीज़ों को कनेक्ट करो ताकि बच्चे के लिए सब कुछ नया हो। तो इसे कहते हैं आपका अध्यापक के ऊपर। इसीलिए कहा गया कि ना तो कोई विधि, जितना हमने मेथड पढ़ा हमने,
ना तो कोई अच्छी होती है ना बुरी होती है। हम इसको अप्लाई कैसे करते हैं, इसके लिए सक्षम अध्यापक द्वारा प्रयुक्त होने पर वह अच्छी सिद्ध हो जाती है। इसीलिए देखो क्लास में नहीं होता कभी कभी कि किसी एक टीचर से पढ़ना हमें बहुत अच्छा लगता है और वही कंटेंट अगर कोई और पढ़ाए तो हमें उतना अच्छा नहीं लगता है, नहीं मतलब कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो क्या होती है, मेथड शायद एक ही होती है दोनों की, लेकिन जो हम तक जब पहुंचाने का जो रास्ता होती है वो अलग अलग होती है। ऐसे ऐसे बहुत सी चीज़ें होती है। कुछ बुक भी ऐसा होता है, सारे किताब में तो बात तो एक ही लिखी होती है, लेकिन कुछ बुक को लिखने का कला या लिखने का तरीका ऐसे विधि ऐसे होती है कि हमें बहुत अच्छा लग जाता है, और कुछ बुक में नहीं होती। जैसे मान लो कि योग दर्शन, अब योग दर्शन को अगर मैंने खुद देखा है कि गीता प्रेस की जो योग दर्शन जो पतली सी किताब है वो इतना अच्छा कनेक्ट कर देता है, और जबकि योग दर्शन के और भी बहुत से बुक मार्केट में हैं। हमने उसको मैंने तो कोशिश भी किया बाकी बुक को पढ़ने के लिए, तो वो कनेक्शन नहीं बन पाती जैसे कि गीता प्रेस की बुक से बन जाती है। और गीता प्रेस की छोटी वाली बुक से ज़्यादा कनेक्शन बनती है। जो बड़ी बुक है योग दर्शन की, उसमें व्याख्याएं बहुत विस्तार है, जो आपको एग्जाम से बहुत बाहर की चीज़ भी इसमें दी हुई होती है, जो आपको चाहिए उससे भी बहुत बाहर की चीज़ दी होती है। तो छोटी जो आपका जो योग दर्शन की जो किताब है गीता प्रेस की, वो बहुत ज़्यादा कनेक्ट करता है। बाकी बहुत से किताबें मार्केट में, बात तो वही है, सूत्र तो वही है सब में, लेकिन क्या है इसके अभिव्यक्ति की विधि अलग अलग होती है, अलग अलग हो जाती है। इसलिए बताया गया कि चुनी हुई विधि पर अध्यापक का प्रभाव अवश्य आपका होता है। अध्यापक में निम्नलिखित गुण होते हैं जो चुनी गई विधि के माध्यम से अभिव्यक्त हो जाते हैं। और बाकी आपने नेहा जी जो आपने बोला ये सब बिल्कुल सही है कि ये आपका बहुत ज़्यादा मतलब आपका लोगों तक जाता है, और एक साथ हम उसमें आपका इसमें ये बात है कि हम व्याख्यान विधि से अब कम समय में ज़्यादा चीज़ को डिलीवर कर सकते हैं, ये इसका एक पार्ट होता है। और व्याख्यान विधि के कुछ जगह पर व्याख्यान विधि ही हो सकता है। अब जैसे मान लो कि इतिहास की जो बहुत बड़े बड़े आपका जो मोटी मोटी किताबें हैं, या साइंस की भी बहुत आपको जो थ्योरी की जो किताबें हैं, वो व्याख्यान विधि से ही होता है ज़्यादातर, क्योंकि इतनी ज़्यादा कंटेंट आपको दूसरी विधि से आपका होना मुश्किल होता है। तो इसके साथ खाली जो ड्रॉबैक है उसको हमें सही करना होता है। बाकी विधियाँ कौन से अप्लाई होगा वो पर्टिकुलर टीचर के एक्सपर्टाइज पर भी डिपेंड करता है। इसके बाद आपको क्या आता है, संचार, कम्युनिकेशन के प्रति प्रामाणिक रुचि। इसमें आपका जो अभी आप देखोगे कि अध्यापक में जो भी आप विधि चुनोगे कि कौन से गुण आपका होना चाहिए और क्या क्या जानकारी होना चाहिए। एक होती है आपका संचार, यानी कि कम्युनिकेशन के प्रति प्रामाणिक रुचि। जो हम कम्युनिकेशन करते हैं, जैसे आप अभी लैपटॉप पे डेस्कटॉप में कैसे भी बैठे हो, ये एक आपका एक रुचि होता है कि हाँ आप इसमें लैपटॉप में या डेस्कटॉप में मोबाइल पे आपको उसमें एक आपका कम्युनिकेशन बैठता है अपना अच्छे से। सेकंड क्या आपका अध्यापन कार्य के प्रति प्रेम। जो अध्यापक जो पढ़ा रहे हैं उनको अध्यापन के प्रति बहुत प्रेम होना चाहिए, बहुत खुशी होना चाहिए कि पढ़ाने के प्रति बहुत सारा, ऐसा नहीं कि बस पढ़ाना है तो पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं। उनको एक मतलब खुद के एंजॉय होना चाहिए, एक ऊर्जा मिलना चाहिए, तो बच्चे तक भी वो पहुंचता है। फिर आपका क्या है, दूसरे की अभिरुचियों और अनुभवों का आपका आदान प्रदान करना, कि जैसे मान लो आपके जो अभिरुचि है उसका अनुभव जो एक्सपीरियंस है, ये जानना कि आपने कैसे किया या आपको किस तरह से सीखा था आपने, ये सारे एक्सपीरियंस अगर हम एक्सचेंज करते, कभी कभी हम क्लास में करते भी है, तो आप लोगों का जो एक्सपीरियंस होता है उससे हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलती है और कुछ हम भी बताते हैं। और चौथा क्या है, छात्र की स्थिति में अपने को ढाल सकने की योग्यता, क्योंकि हो सकता है कि अध्यापक होता ही है हमेशा कि अध्यापक महोदय के बहुत ज़्यादा पता होता है, लेकिन एक छात्र जिस जगह तक जानता है उस जगह तक खुद को ले जा करके फिर उसके अकॉर्डिंग हमें काम करने की, उसके स्थिति में खुद को ढालने की योग्यता होती है, तो उसके लेवल से उसको हम आगे की तरफ उसको डेवलप कर सकते हैं। फिर समझने की अभिक्षमता को
खुले और प्रामाणिक ढंग से बिना छात्रों पर दोषारोपण या भर्त्सना की अभिव्यक्त करना। मतलब किसी को ब्लेम नहीं करना है, ब्लेम गेम बिल्कुल नहीं खेलना है, क्योंकि ये बहुत गंदा चीज़ होती है, नेगेटिविटी आती है इसमें। बस अगर बच्चा नहीं भी कर पा रहा है तो हमें ऐसे भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए कि प्रमोट हो जाए। जैसे मान लो कि अगर एक बच्चा कोई मैथ का सवाल कर रहा है और वो 3 स्टेप उसने सही किया, 1 स्टेप गलत कर दिया, उससे उसका आंसर गलत आ गया, तो हमें उसको डांटना नहीं चाहिए। हमें खाली ये बताना चाहिए कि तुमने बहुत अच्छा किया, तुमने 3 स्टेप तुमने सही किया, बस तुमने अगर लास्ट स्टेप में अगर तुमने ये सही कर दिया होता तो तुम्हारा आंसर बिल्कुल सही था, बाकी तुमने बिल्कुल सही किया। तो बच्चा क्या हो जाएगा, इंस्पायर हो जाएगा और बहुत अच्छा वो मोटिवेटेड हो जाएगा कि मैंने इतने सारे चीज़ सही किया। और इसीलिए स्टेप मार्किंग की जाती है। अगर एक क्वेश्चन को कोई बच्चा करता है, उसमें से अगर उसका मैक्सिमम मान लो कि 7 स्टेप में 8 स्टेप में क्वेश्चन है, अगर उसका मेथड पूरा सही है, खाली कैलकुलेशन थोड़ा सा गलती है, तो उसको मार्क्स मिल जाती है, काफ़ी मार्क्स, पूरा नहीं लेकिन काफ़ी मार्क्स मिल जाती है। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो उसको 4 नंबर मिल जाते हैं, अगर मेथड सही है तो। इस तरह से क्या करते हैं इसमें, तो उसको ब्लेम नहीं करते, लेकिन जहाँ तक करते हैं उसको अप्रिशिएट करके फिर उसको सिखा देते हैं। ये आपका किसी भी, बहुत कम ऐसा होता है कि किसी को डांटा जाए या भर्त्सना किया जाए, इस तरह की चीज़ें। खासकर तब जब खाली वो सीख नहीं पा रहा है, कोशिश करने के बाद अगर सीख नहीं पा रहा है, उस समय कभी भी नहीं डांटना चाहिए। कोई बात नहीं, सीख जाएंगे। और उसका जितना अपने लेवल में जितना भी हम कोशिश कर सकते हैं, जैसे कि एक अध्यापक महोदय का इंटरव्यू मैं देख रहा था और मुझे बहुत कनेक्ट कर गया, बहुत अच्छा लगा था, मैं आपसे शेयर करता हूँ कि कोई एक अध्यापक महोदय थे जो आपका जैसे जो यूपीएससी के बच्चे को पढ़ाते थे, और उनको एक बच्चा ऐसा लगा था कि शायद बच्चा मतलब पढ़ने में बहुत अलग तरह का था, तो उनको बहुत मतलब ऐसा बोलते थे कि तुम अगर ऐसा पढ़ोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे। मतलब थोड़ा सा उनको लगता था कि बच्चा ठीक से नहीं पढ़ रहा है। और बाद में उन्होंने बच्चे को कुछ डांटा भी और उनको कुछ बोला भी बच्चे को। हुआ क्या बाद में कि वो बच्चा, जिनको टीचर को लगता था कि बच्चा ठीक से नहीं कर रहा है, वो बच्चे अपने हार्ड वर्क से उसको सिलेक्शन हो गया, उसने अपने निकाल लिया। उसके बाद उस अध्यापक महोदय का बहुत पश्चाताप हुआ कि हमने उसके लिए ऐसा क्यों सोचा, ऐसा क्यों बोला। और इंटरव्यू में रो दिए थे वो कि हम, जबकि उनको रोने की ज़रूरत नहीं है, बहुत मतलब काफ़ी उच्च लेवल के अध्यापक हैं, उनके मतलब बहुत हाई लेवल का सारा चीज़ें हैं, लेकिन उनको एक पश्चाताप रहा कि मुझे बच्चे को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। बच्चे ने इतना अच्छा करके दिखाया, लेकिन बच्चे सफल होने के बाद उनके पास गुरु जी के पास पैर छूने के लिए आए और सारा उनको सम्मान दिए। तो वो सम्मान लेते समय गुरुजी का बहुत ज़्यादा पश्चाताप हुआ था। तो ये क्या हुआ कि ये दिखाता है कि बच्चा कोई कमज़ोर क्यों ना हो, वो समय के साथ साथ बदल सकता है। कभी भी ब्लेम नहीं करना चाहिए, जितना हो सकता है अपने तरफ से उसको मोटिवेट करना चाहिए। फिर आपका आता है आकर्षक व्यक्तित्व। अगर उनका व्यक्तित्व भी डिपेंड करता है, और स्वयं की जीवन शैली और आचरण द्वारा आदर्श प्रस्तुत करने की योग्यता टीचर की ऐसा होना चाहिए। छात्रों के प्रति व्यावसायिक उत्तरदायित्व की भावना। हम लोग आप लोग अक्सर टीचर से, अध्यापक से, महोदय से सुने होंगे कि देखो इतने आपके ऊपर इन्वेस्ट की जा रही है, पापा मम्मी इतने कोशिश कर रहे हैं तो आपको भी अच्छे करने होंगे, या कंट्री आपके ऊपर इतने सारा देश आपके लिए तो सपोर्ट कर रहा है तो आपको भी अच्छे करने होंगे। इस तरह की जो एक उत्तरदायित्व की भावना भी डेवलप करना होता है। मधुर परंतु साथ ही एक प्रभावी स्वर भी होना चाहिए। एक मतलब मधुर भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत कर्कश हो, ऐसा भी नहीं, लेकिन एक कमांडिंग भी होना चाहिए कि आपको यह करना है। क्योंकि अगर कमांडिंग आपका वॉइस नहीं होगा तो बच्चे लाइट ले लेंगे और करेंगे नहीं, तो इसका ज़्यादा सीख नहीं पाएंगे। लेकिन उसके साथ क्या होना चाहिए, बहुत मधुर संबंध होती है, बहुत मतलब प्यारा संबंध होती है। ऐसा नहीं कि हमेशा डांट डपट के करते हैं, लेकिन एक कमांड की आपका वॉइस होना चाहिए। फिर ये सारे जो 10 जो हम आपको बता रहे ना, एग्ज़ाम में क्या होगा, इन्हीं 10 में से कोई एक भी या 2 उसको आपको निकाल लेंगे और फिर इससे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएंगे। इसलिए आप इनके जो लक्षण है इसको अच्छे से याद कर लेना। फिर 10th क्या है आपका, अध्यापक में
वास कर रहा जो व्यक्ति है विधि से अधिक महत्व का इस बात का उनको अभिज्ञता होना चाहिए कि जिस समय एक अध्यापक होते हैं किसी को समझाते हैं उसके लिए उस समय वो छात्र के लिए बहुत एक बड़े व्यक्ति होते हैं। आप छोटे बच्चों को देखे होंगे कि पापा मम्मी के बात को बाद में सुनते हैं, पहले स्कूल के टीचर के बात को सुनते हैं कि टीचर ने क्या कहा था। तो इस तरह से आपका मनोवृत्ति बनती है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा आपका उत्तरदायित्व बन जाती है। उसके बाद सुविधाएं, उपलब्ध सुविधाएं अध्यापन विधियों को प्रभावित करती है। जैसे कि जो आवश्यक सुविधाएं यानी कि अध्यापन कार्य को अधिक प्रभावी भी बनाता है। जैसे कि आपको अगर अभी टेक्नोलॉजिकल टेक्निक आपका जो तकनीक के उपयोग करते हुए जब आप क्लासेस लेते हो तो क्या होना चाहिए आपके पास, या तो आपके पास लैपटॉप होना चाहिए या आपके पास मोबाइल फ़ोन होना चाहिए, नहीं तो फिर कैसे लोगे, नहीं कर पाओगे। ये सुविधाएं जो होती है अध्यापन विषय विधियों को प्रभावित करती है। आवश्यक सुविधाएं अध्यापन कार्य को क्या करती है, अधिक प्रभावी बनाती है। आवश्यक सुविधाओं के अभाव में कभी कभी अध्यापक क्या करते हैं, अपने को असुरक्षित और तनावग्रस्त अनुभव करता है और वह अपना पूरा योगदान नहीं दे पाता। जैसे मान लो कि अध्यापक ने बहुत सी चीज़ को समझाने के लिए एक पीपीटी बना के लाए हैं और अगर उनको उसी समय पता चला कि उनके लैपटॉप के चार्जिंग आपका ख़त्म होने वाला है या ख़त्म हो गया है और उस जगह पे कोई चार्ज करने का कुछ नहीं है, लाइट नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो कैसे दिखाएंगे जो उन्होंने बना के रखे हैं, जो बच्चों को दिखाना है। या प्रोजेक्टर काम नहीं कर रहा है तो कैसे दिखाएंगे। तो इसलिए आवश्यक सुविधाओं के अभाव अगर हो जाती है तो उस समय अध्यापक के पास सब कुछ है, नॉलेज भी है, सब कुछ है, बना के भी लाए हैं, लेकिन अगर वो मशीनरी काम नहीं करेगा तो क्या करते हैं, वो तनावग्रस्त हो जाते हैं, खुद को इनसिक्योर फील करते हैं क्योंकि अपने बात तक पहुँचा ही नहीं पाएंगे और उन पे अपना पूरा योगदान नहीं दे पाते। जैसे मान लीजिए अगर आपको कोई अगर ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं और अगर इंटरनेट अगर बार बार अगर डिस्टर्ब करेगा तो अध्यापक क्या करेंगे, वो डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। तो जो बात बताना चाह रहे हैं वो बता ही नहीं पाएंगे, तो क्या हो जाएंगे, वो एक तनावग्रस्त हो जाएंगे कि मैं एक बार दो बार ठीक है, बार बार अगर हो जाएंगे तो क्या उनको एक असुरक्षित खुद को महसूस कर पाएंगे क्योंकि वो अपना पूरा योगदान दे नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए सुविधाओं को अच्छे से होना चाहिए। उक्त आवश्यकताएं पर्याप्त स्थान, आवश्यक उपकरण जो भी चाहिए होता है। जैसे हम क्लास ले रहे हैं तो हमारे पास पेन टैबलेट है लिखने के लिए और बहुत मतलब यहाँ पे मैं जहाँ से क्लास ले रहा हूँ मेरा पूरा एक रूम ही अलग से है जिसमें बहुत सारी टेक्निकल चीज़ लगी हुई है, काफ़ी चीज़ें लगी हुई है। अगर ये नहीं रहेगा तो मैं इस तरह से क्लास नहीं ले पाऊँगा जैसे कि मुझे लेना है। तो इसी तरह से जहाँ पे जिस जगह पे आपका प्रोजेक्टर चाहिए होता है, कहीं पर मैग्नेटिक बोर्ड चाहिए होता है, कहीं पर अलग अलग चीज़ें चाहिए होता है, तो उसका जो उपकरण होती है और एक स्वस्थ वातावरण भी होना चाहिए। मतलब स्वस्थ वातावरण मतलब क्या होना चाहिए कि आसपास बहुत ज़्यादा शोरगुल नहीं होना चाहिए या कोई ज़्यादा बहुत आवाज़ वगैरह नहीं होना चाहिए, या वातावरण बहुत अच्छे होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए जिससे कि अच्छे से हम समझा सकें या बात कर सकें या काम अपने अध्यापन के कार्य को पूरा कर सकें। इसलिए स्वस्थ वातावरण के रूप में होना चाहिए। उदाहरण के लिए यदि कहीं पर आसनों को सिखाने के लिए कमरा ना हो और कक्षा खुली भूमि पर लगती हो तो लेट कर जो आसन करते हैं, लेट कर करने के जो आसन को सिखाने की समस्या क्या होती है, अध्यापक के सामने सबसे बड़ी दिक्कत होगी कि कहाँ लेटेंगे, ज़मीन पर रास्ते में कैसे लेटेंगे, ये उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी अगर उनके पास मैट वगैरह नहीं होगा। तो ये इसी प्रकार से हम देखते हैं कि जैसे आज मैं मॉर्निंग में कहीं सिखा रहा मतलब कुछ क्लास दे रहा था तो हमारे साथ ये दिक्कत आ रही थी कि घास की जगह ज़्यादा मिल नहीं रही थी। तो जहाँ हमने मैट बिछाया उसके नीचे मिट्टी था तो मैट के नीचे पिछले बैक में पूरा मट्टी लग गया। तो हम महसूस कर सकते हैं कि आज हमारे साथ मेरे साथ ऐसा हो जाता है। तो हम क्या करते हैं कि अगर हमें पार्क में हमें क्लास देनी होती है तो हम मैट वहाँ लगाते हैं जहाँ पर हरी हरी घास होती है, तो जिससे हम अच्छे से प्रैक्टिस करा पाए। इसी तरह से आपका समस्याएं सामना होता है उसको हमें सही करने होते हैं। इसी तरह से अगर पानी नहीं होता है, यदि पानी की सुविधा नहीं होगी तो शुद्धि क्रियाओं को आप कैसे सिखाओगे। जैसे कुंजल हो गया
बाकी आपका जो नेति हो गया उसके लिए पानी की चाहिए होता है। अगर पानी ही नहीं मिलेगा तो हम क्रिया को सिखा नहीं पाएंगे। यदि आसपास का परिसर अशांत होगा और कोलाहल पूर्ण होगा तो ध्यान क्या होगा, बार बार उसमें से हटता रहेगा, तो क्या होगा, सीखना सिखाना एक मुश्किल हो जाएगा। फिर आपका आता है वैज्ञानिक सिद्धांत। वैज्ञानिक सिद्धांत में क्या क्या बातें आती हैं, इसमें शरीर रचना, शरीर क्रिया विज्ञान, मनोविज्ञान, अध्यापन शास्त्र और योग के महत्वपूर्ण सिद्धांत की जानकारी पर प्रभावी अध्ययन निर्भर करता है। अगर किसी को शरीर रचना और शरीर क्रिया विज्ञान के बारे में जानकारी नहीं होगा तो कौन से आसन किस जगह पर कैसे आपका बॉडी पे कैसे असर पड़ेगा एक्सप्लेन कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो अगर मान लो अगर आप खाली ऐसे सुन रहे हो कि भुजंगासन करने से अच्छे होते, कमर का दर्द ठीक हो जाती है, इस तरह आपने सुन लिया, और किसी और व्याख्यान में आपने सुना आपने कि किस तरह से आपका कमर का दर्द में आप जानते हो कि जैसे लंबर रीजन होती है, L1 L2 ऐसे बहुत से आपका फंक्शंस होती है, ऐसे आपका बहुत से आपका हड्डियों का सारा जोर होती है। तो अगर जब आप इसको आसन को करते हो ऐसे, तो किस जगह पर किस कैसे पोजीशन में कौन कौन से हड्डियों पे आपका असर पड़ता है, कौन कौन से मसल्स पर असर पड़ता है, उसका फंक्शन क्या होती है, उससे क्या स्टिमुलेट होता है, कौन से हार्मोन्स उससे निकलती है, या आपका मान लो कि किसी बीमारी के लिए जो हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल है, कोई पर्टिकुलर आसन, जैसे कि आप जानते हो कि मत्स्येंद्रासन या अर्ध मत्स्येंद्रासन डायबिटीज़ के लिए बहुत हेल्पफुल है, तो कैसे हेल्पफुल है ये तभी बता पाओगे या तभी आप सीख पाओगे जब आपके पास शरीर रचना या शरीर क्रिया विज्ञान की जानकारी होती हो। उसी प्रकार से अगर आपके पास मनोविज्ञान की जानकारी होगी तो भ्रामरी इत्यादि कैसे मन पर काम करेगा आप अच्छे से उसको समझा पाओगे। तो ये सारा चीज़ क्या होती है आपका हालांकि भ्रामरी को समझने के लिए, समझाने के लिए हमें शरीर क्रिया विज्ञान के भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, बहुत ही ज़्यादा। तो अगर किसी को वैज्ञानिक सिद्धांतों के अगर पता रहेगा तो अच्छा मतलब प्रभावी अध्यापन अच्छे से हो पाएगा, क्योंकि वो महत्वपूर्ण सारे बातों को बता पाएंगे, कनेक्ट कर पाएंगे। तो हम क्या कह सकते हैं कि तभी अध्यापन जो होती है, अध्यापन विधि में हम क्या करते हैं, संग परिवर्तन लाने में अध्यापक लचीला हो सकता है। और ये सिद्धांत अध्यापन विधि के चयन और निरूपण विषय ठोस आदान प्रदान या ठोस आधार को हमें देता है या ठोस आधार को प्रदान करता है। तो यहाँ तक आपने देखा, आपने आज हमने ये चैप्टर हमारा एंड हो गया। इसके बाद का चैप्टर में हम अध्ययन करेंगे कि अध्यापन विधियों के स्रोत क्या क्या होते हैं। जैसे आपने अगर योग सिखानी है तो योग में क्या होती है, योग अच्छी तरह से अगर आपको अध्यापन करनी है तो हम क्या करेंगे, हमको योग सीखने के का जो मनोविज्ञान होती है, क्यों हम योग सीखेंगे, क्यों कोई योग सीखेगा। अगर आप इसको इस सेशंस को आप अच्छे से जान लोगे ना तो आप लोगों को इतना अच्छे कन्विंस कर पाओगे कि आपके जो लोग क्लास लेते हैं वो दूसरे को इस बात पे अच्छे से समझा सकते हैं कि हम उनको योग क्यों ज़रूरी है जीवन में। उससे आपका क्लास भी अच्छे से बन जाती है और आपके बातों में बहुत कमांड भी एक आपको एक कमांड भी आती है कि हाँ योग हमें क्यों करना चाहिए। खाली हेल्थ है, खाली इससे आपका मसल्स बन जाती है। तो इनको सीखने के लिए इसके साथ मनोविज्ञान हो गया, साइकोलॉजी के साथ शरीर विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान। जैसे आपने किसी को अगर खाली ये बतानी है कि एक्सरसाइज करना चाहिए, भाई क्यों करना चाहिए। अब आप एक ने मान लो कि जो मैं बताना चाह रहा हूँ इसका कैसे एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको किसी को ये बतानी है कि भाई व्यायाम करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, किसी ने बोला व्यायाम करने से बॉडी अच्छी रहती है, आपको आपके अंदर के तनाव नहीं आती है, आपके अंदर के एक मतलब फुर्ती बनी रहती है। इतना हो गया, गलत भी नहीं है, सही भी है। और इसी बात को अगर आप किसी और व्यक्ति आता है और वो ये बोलता है आपको कि देखो योग करने से क्या होती है, इसमें आपका हमारे हेल्थ जो होती है, हेल्थ को आप
आपने बता दिया उनको कि हेल्थ के बारे में, जैसे आपने बोला स्वास्थ्य या हेल्थ। अब ये हेल्थ कितने तरह की होती है? एक हो गया आपका सामाजिक हेल्थ, सोशल हेल्थ जिसे कहते हैं हम लोग, सामाजिक। एक होती है आपका आर्थिक, एक आपका होगा सामाजिक हो गया, आर्थिक हो गया, फिर आपका होता है शारीरिक, आपका शरीर भी अच्छे होना चाहिए। ऐसे आपका एक होती है आपका सामाजिक हो गया, एक होती है भावनात्मक हेल्थ भी होती है, एक आपको होती है स्पिरिचुअल हेल्थ भी होती है। तो आपने बोल दिया स्पिरिचुअल, फिर आप बोलोगे भावनात्मक भी बोल दोगे। अब इन सब हेल्थ का अगर आपका एक दूसरे के साथ डिपेंडेंसी होता है, अगर हमारा शरीर अच्छा रहेगा तो अच्छे शरीर में क्या होगा, अच्छे मन भी रहेगा। अगर मन अच्छा रहेगा, हेल्थ अच्छा रहेगा, तो क्या होगा, हमारे अंदर पॉजिटिविटी बनी रहेगी। जब पॉजिटिविटी होगा तो लोग हमसे जुड़ेंगे, तो हमारा क्या होगा, सामाजिक स्वास्थ्य अच्छी हो जाएगी। मतलब हमारे साथ लोगों का जो एक्सचेंज, मतलब थॉट एक्सचेंज हो गया, या लोगों के साथ हमारा विचार विमर्श करना, हमारे सामाजिक स्वास्थ्य अच्छी हो गई। अगर सामाजिक स्वास्थ्य अच्छी हो गई तो आपने अगर 10 लोगों से अगर आपने बातचीत किया अच्छे से, अपने अच्छा बिहेवियर है, तो 2 लोग तो आपको ऐसे मिल ही जाएंगे उनमें से जो आपके आर्थिक स्थिति के अनुकूल होंगे। मतलब जैसे अगर आप योगा क्लास देते हो तो उनमें से किसी को योगा क्लास लेना होता है, तो अगर आपके साथ संबंध अच्छे होंगे तो आपको एज ए क्लाइंट आपका बन जाएंगे, तो आपका आर्थिक भी अच्छी हो गई। अगर आपका आर्थिक अच्छी है, सामाजिक अच्छी है, शारीरिक अच्छी है, तो क्या करोगे, आप एक शांत रहोगे, आपके अंदर तनाव नहीं रहेगा, आपके अंदर स्ट्रेस नहीं रहेगा। तब आप क्या करोगे, आप ध्यान लगा सकते हो, यानी कि स्पिरिचुअल हेल्थ भी आपका अच्छी हो सकती है। इस तरह से हेल्थ जो है, अगर हमारा बॉडी ही काम नहीं करेगा, अगर हम बीमार रहेंगे, अगर हमारा मान लो कि मन ही अगर स्वस्थ नहीं है, अगर हम किसी से बात कर रहे हैं और इस बात में अगर हमारे अंदर कोई खुशी नहीं है, तो लोग मुझसे बात ही नहीं करेंगे। अगर बात नहीं करेंगे तो हमें जो 10 लोगों से बात करने पर जो 2 लोग हमारे जो क्लाइंट बनना था वो भी नहीं बनेंगे। तो क्या हुआ, हमारा शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक, ये सारा क्या होता है, आपका इफेक्ट होती है। और अगर आपका स्वस्थ मन और स्वस्थ तन नहीं रहेगा तो स्पिरिचुअल में भी हम जा नहीं पाते हैं। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, हमें कोई ना कोई व्यायाम, एक्सरसाइज, या हमें जो आसन, या हमें ऐसा कुछ करना चाहिए जो हमको अपना हेल्थ को सही रखे, ठीक रखे। इससे हमारा क्या, बाकी सारे हमारे जितने भी बाकी तरह के आपका हेल्थ होती है वो हमें मिल जाती है। अब ये व्याख्या और जो पहले बता रहा था कि हेल्थ आपको व्यायाम करना चाहिए, उससे हेल्थ अच्छी रहती है, आपका बॉडी में एक आपका एक्टिवनेस रहती है, और ये व्याख्या, दोनों में कितना अंतर हो गया। इसको हम और भी बहुत तरह से बोल सकते हैं, और भी हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो इस तरह से क्या होगा कि हमने देखा कि ये आपका स्रोत हो गई, कि इसको बोलने के लिए आपको क्या जानना होता है, आपको साइकोलॉजी, फिर आपका जो थोड़ा सा आपका जो दर्शन के बारे में, ये सारी चीज़ें आपको जानने होते हैं। ये हमारे क्या होती है, एक स्रोत की तरह काम करती है, जिसको हम अगले क्लास में, कल के क्लास में हम यह अध्ययन करेंगे कि हम देखेंगे कि अध्यापन विधियों के स्रोत क्या क्या होते हैं। आज हम यहाँ तक रखते हैं। आप सबका धन्यवाद, बहुत बहुत अच्छे से पढ़ाई करना। कल हम इसको अच्छे से बात करेंगे अगला क्लास में। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।